चलिए, तो तुर्की मुसलमानों का आक्रमण जो है, तुर्की मुसलमानों का आक्रमण खत्म कर दिए थे। अब उसका क्वेश्चन आंसर करना है आज के सेशन में। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग तुर्की मुसलमानों के आक्रमण का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और तुर्की मुसलमानों के आक्रमण का क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो है अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान होंगे, चैप्टर नंबर 5। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दुइये गो महत्वपूर्ण चैप्टर है, एगो मुगल एगो दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आज से करेंगे, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दो महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, अगर आप प्रयास किए होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, कुछ एक्का दुक्का क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा। खैर, हम आपको सारे के सारे क्वेश्चनों से अवगत करवाएंगे, और हमको लगता है 15-20 मिनट में क्वेश्चन से हम लोग निपट लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। आज भी पीडीएफ नहीं आया है, ऑफलाइन वाला क्या सर, पीडीएफ नहीं दिए हैं? हाय, टेलीग्राम पर तो हम अपने से भेजे हैं, हमको लगता ऐप पे भी आ गया है ना। ए एहसान बाबू, पीडीएफ डाला जा चुका है, समझ गए? डाल दिए थे ना? एप्लीकेशन पर है या नहीं, ई कंफर्म कर। पक्का है एप्लीकेशन, है ना? अच्छा रुकिए 1 मिनट, हम देख लेते हैं। हेलो, हाँ काहे नहीं होगा, एकदम होगा। है, बात कीजिए उससे, उसी से। हाँ 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 हाँ, बात कीजिए ना। चलिए 1 मिनट, हम भी चेक कर लेते हैं। ये सब एप्लीकेशन पर दे भी देता है तो फिर ये लोग बोलता है ना ना है, ना है, ना है। जा करके देखिएगा सोने होता है। ये सबको क्या बोले। अब मेरा बैच एलो होगा फाउंडेशन बैच में तब ना। हाँ, पीडीएफ मेडिवल हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव 4 एकदम अपलोड है फाउंडेशन बैच में। तुर्कों का आक्रमण अपलोड है, फिर जो है फाउंडेशन बैच में तो अपलोड है, ये है। साथ ही साथ जो है सिंगल जो बैच दिया गया मेडिवल हिस्ट्री, इसमें भी अपलोडे होगा। जब वहां अपलोड किया है तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर भी ना अपलोड होगा जी। क्या जी, है कि ना है जी? है, हाँ यहां पर भी अपलोड है, जो परचेज किया होगा मिल गया होगा। सब जगह बाबूजी अपलोड है। ठीक है, आ जाइए। अब ये क्वेश्चन को अब आज हटाइए। क्या ये क्वेश्चन से कोई मतलब है ना? जब आप मूले क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन से क्या मतलब? कोई मतलब। ठीक है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण? 17 बार। महमूद गजनबी के किस आक्रमण के समय अल-बरूनी उसके साथ था? महमूद गजनबी जब 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था, महमूद गजनबी जब 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था तो उस समय अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ था। आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज 1014। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1027। किस सुल्तान द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के के एक तरफ अरबी तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? हाय, महमूद गजनबी। किस सुल्तान ने यामिनी उद्दौला और यामिनी उल मिल्लत की उपाधि धारण की? महमूद
गजनबी। यामिनी उद्दौला का अर्थ होता है इस्लामी साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिनी उल मिल्लत का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 मुल्तान के खिलाफ ना, 1175 में मुल्तान के खिलाफ, और मुल्तान को जीता था ना जी। भारतीय शासकों से हारने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान मोहम्मद। क्या मोहम्मद गौरी से पहले कोई भी तुर्की मुसलमान भारत में हारा था? नहीं ना। उससे पहले महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, वो भी जीता। सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया, वो भी जीता। प्रथम तुर्की मुसलमान मोहम्मद गौरी हुआ जो भारत में हारा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी करने वाला मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया? देखिए, ऐसे तो महमूद गजनबी यामिनी वंश से संबंधित था, लेकिन वो दावा करता था कि हम अफरसियाब वंश के हैं। और देखिए, उस समय जैसे आज के डेट में गांधी परिवार, मोदी परिवार, उसके बाद जो है बिरला परिवार, अंबानी परिवार, आज के डेट में देश के प्रतिष्ठित परिवारों में आता है। उसी प्रकार महमूद गजनबी के समय ईरान में अफरसियाब वंश का शासन था, और ईरान का जो अफरसियाब वंश का शासन था, ईरान के जो अफरसियाब वंश थे, वो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था, सबसे प्रतिष्ठित वंश माना जाता था। महमूद गजनबी का संबंध तो ऐसे यामिनी वंश से था, लेकिन वो दावा करता था कि हम ईरान के अफरसियाब वंश के हैं, ईरान के अफरसियाब वंश के हैं। और इस बात का दावा बलबन भी किया करता था। बलबन आगे जब आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत को पढ़ाने के क्रम में हम आपको बलबन को पढ़ाएंगे, और जब आप बलबन को पढ़ेंगे तो बलबन भी यह दावा करता था कि वो भी ईरान के अफरसियाब वंश का था, लेकिन बलबन ईरान के अफरसियाब वंश का था नहीं, और ई भी था नहीं। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? अफरसियाब। गजनबी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अलब्द। वेहिंद की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? देखिए, आप सब लोग जानते हैं पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासकों की राजधानी वेहिंद में 1009 ईस्वी में युद्ध हुआ था वेहिंद के शासक आनंद पाल और महमूद गजनबी के बीच, जिसमें महमूद गजनबी की जीत हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? महमूद और आनंद पाल। बुत सीगन की संज्ञा किसे प्राप्त थी? बुत सीगन यानी मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक की उपाधि धारण किया था महमूद गजनबी ने, क्योंकि भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया और आक्रमण करके मूर्ति को तोड़ा और मंदिरों से धन संपत्ति को लूटा। क्योंकि जब महमूद गजनबी राजा के राज पर आक्रमण कर रहा था तो राजकोष में बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं होता था, तो उससे बहुत ज्यादा धन संपत्ति की प्राप्ति महमूद गजनबी को नहीं हुआ था। और महमूद गजनबी भारत पर बार बार आक्रमण धन की प्राप्ति को लेकर ही कर रहा था, और इसलिए जो है महमूद गजनबी मंदिर सब पर आक्रमण करना शुरू किया, क्योंकि उस समय आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु मंदिर ही हुआ करता था। मंदिर पर आक्रमण किया, मूर्ति को तोड़ा, और इसलिए महमूद गजनबी को बुत सीकन अर्थात मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। हां किया, सही है। वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। महमूद गजनबी भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं चाहता था, बल्कि महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करके भारत से धन लूटना चाहता था और उस धन के मदद से मध्य एशिया में इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करना उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करना मोहम्मद गौरी का लक्ष्य था। मोहम्मद गौरी का लक्ष्य था। तो गलत है ये। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या से सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सा या से सही नहीं है मतलब कौन गलत है? तो गलत कौन है? केवल दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। ठीक है, केवल दो। तो ऐसे जो है केवल एक चिल्लाने से नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझिए और क्वेश्चन का क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आंसर दीजिए, तभी आपका सही होगा। केवल एक इसका उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम कहिए या मोहम्मद गौरी कहिए, दोनों एक ही बात है। मोहम्मद गौरी को ही मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता है। तो कोई अलग व्यक्ति नहीं ना है? हाँ बोलिए ना, ये कौन है? मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। उसने गोमल दर्रे को पार करके मुल्तान और कच्छ को जीत लिया। हां सही है। उसे गुजरात में हार का सामना करना पड़ा। हां, गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने 1178 में उसे पराजित किया। उसने भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी नहीं समझा, जरूरी समझा। जबकि यहां पर कह रहा जरूरी नहीं समझा, मतलब क्या है? ये गलत है। और चुनना गलत को ही था, असत्य है मतलब गलत है, चुनना गलत को था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1191 ईस्वी में तराइन की लड़ाई में गौरी की फौज बुरी तरह पराजित हुई। हां सही है ये भी, आंसर सी। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? देखिए आप सब लोग जानते हैं चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो जयचंद और मोहम्मद बिन शाम, हां मोहम्मद बिन शाम कहिए, मुइजुद्दीन बिन शाम कहिए या मोहम्मद गौरी कहिए, सब एक बात है। मोहम्मद गौरी को ही इन नामों से पुकारा जाता है। तो जयचंद और मोहम्मद बिन शाम, आंसर ए हो जाएगा। तराइन युद्ध के संदर्भ में, लेकिन यहां पर यह इंडिकेट नहीं किया है कि तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध, यह इंडिकेट नहीं किया है। यहां पर इस बात को इंडिकेट कर दिया जाना चाहिए। और यहां पर 3 नंबर स्टेटमेंट नहीं होगा, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी अस्पष्ट होने के बावजूद भी इस प्रश्न के आंसर को हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला, द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने हासी, सरस्वती और समान के किलों पर कब्जा कर लिया। हां कर लिया था, सही है ये। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया था, कुछ समय तक किया था, समझ गए? सी। हाय क्या हुआ है ना? छोड़ दीजिए जाइए ना। जब वहां पे ऊपर में बैठल रहते हैं तब जो है बकरी चराने जाता है सब, भागिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपको जो है यहां पर कुछ भी स्पष्ट किया है? कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। तराइन का युद्ध, तराइन का तो 2 युद्ध हुआ, 1191 में भी हुआ, 1192 में भी, समझ गए? इसी कारण तो बोले ये क्वेश्चन थोड़ा सा अस्पष्ट है, समझ गए?
इस क्वेश्चन को चाहे तो आप काट भी सकते हैं, काट लीजिए इस क्वेश्चन को, सबसे बढ़िया। आगे, 12वीं सदी के अंत में मध्य एशिया का वह कौन सा शासक था जिसने भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जो बाद तक कायम रही? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन साम। आगे, मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है? पहला, मुइजुद्दीन ने तराइन के युद्ध में तथा उत्तर भारत में तुर्की शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हां, मुइजुद्दीन कहिए या मोहम्मद गौरी कहिए, दोनों एक ही बात ना है जी, सही है ये। जैसलमेर के भट्टी राजपूतों के विरुद्ध एक विजय अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई? नहीं, गलत है ये। देखिए, किसी राजपूतों के विरुद्ध लड़ते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि आज कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान, चौगान एक खेल होता है, समझ गए, जो घोड़ा पर बैठकर खेला जाता है। घोड़ा पर बैठा हुआ होता है, हॉकी स्टिक से बॉल को मारता है, उसी को पोलो या चौगान कहा जाता है। पोलो या चौगान कहा जाता है। तो लाहौर में ऐबक चौगान खेल रहा था घोड़ा पर बैठ करके, उसी क्रम में जो है आपको घोड़ा से गिर गया, और जब घोड़ा से गिर गया तो पहले घोड़ा पर ऐबक चढ़ा हुआ था, बाद में ऐबक पर घोड़ा चढ़ गया और बेचारा बुरी तरह घायल हो गया और फिर मर गया, समझ गए। तो किसी राजपूत शासकों के साथ लड़ते हुए मोहम्मद गौरी ऐबक नहीं मरा, बल्कि चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर घायल हुआ और मर गया। मतलब ये क्या है? गलत है। हीरो, वो देखिए वो टहल रहा है, ठीक है, वो अपने विद्यार्थी है, टहल रहा है, बताइए, पढ़ेगा बैठ के सोने होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल नहीं मन लगता, अपना लाइब्रेरी खुला है, जाइए एडमिशन लेकर के पढ़िए, है कि ना है जी? तो आप बताइए, सुनिए, लाइब्रेरी खुल गया है, पता है ना? पता है ना? हाँ, आज एगो वीडियो भी, एगो कोई यूट्यूबर वीडियो हमको भेजा था, तो टेलीग्राम पर हम शेयर भी कर दिए हैं। पूरा बुक दिखाया है, एनसीईआरटी का सारा बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र का बुक है, लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, भारती भवन का बुक है 6 to 12। इसके बाद जो है क्राउन है, दृष्टि क्विक बुक है इसके बाद जो है नेट जेआरएफ सब का भी बुक है, मेडिकल का भी बुक है, इंजीनियरिंग का भी बुक है, नर्सिंग का भी बुक है, सब बुक दे दिए। सिर्फ जो है आपको अभी करंट अफेयर का बुक अवेलेबल ना है और ज्ञान बिंदु का बुक अवेलेबल ना है, तो उसमें करंटो अफेयर का बुक अवेलेबल करवा देंगे और ज्ञान बिंदु का भी बुक अवेलेबल करवा देंगे। अभी तो सिर्फ पटना से मार्केटिंग हुआ है बुक का, आगे चल करके जो है मार्केटिंग दिल्ली में भी जाकर के करना है, इलाहाबाद में भी जाकर के करना है, समझ गए। सिर्फ पटना के मार्केट से 15 लाख प्लस का बुक उठाए हैं, उस लाइब्रेरी में 15 लाख प्लस का बुक है। और एक बुक जो है, एक बुक का बहुत कॉपी है, जैसे कि लुसेंट है उसका 200 कॉपी है, घटना चक्र है उसका 100 कॉपी है, फिर जो है दृष्टि है उसका भी 100 कॉपी है, यानी एक बुक का कई सारा कॉपी है। फिर एनसीईआरटी का भी जो है हमको लगता है 25-25 कॉपी है, एनसीईआरटी का भी 25-25 कॉपी है, 6 to 12 सारा बुक है। भारती भवन का भी 25-25 कॉपी है, 6 to 12 सारा बुक है, यानी ये सब टेक्स्ट बुक है, समझ गए। और बुक इश्यू होता है, बुक दिखाने के लिए नहीं है कि लाइब्रेरी में बुक है, वो म्यूजियम ना है कि जो है फलना सुल्तान का तलवार रखा हुआ है, हाँ जाइए देख के आ जाइए ना। लाइब्रेरी जाइए, बुक इश्यू करवाइए, यानी बुक लीजिए, पढ़िए, और जब जाने लगिए तो बुक जमा कर दीजिए, ये बात है। और पूरे पटना में पहला लाइब्रेरी है जिसमें बुक गया है। अब तो सब कॉपी करेगा, कॉपी कट पेस्ट कॉपी तो मेरा करवे करता है,
तो लाइब्रेरियों का भी कट पेस्ट कॉपी होगा, लेकिन जितना स्पेसियस लाइब्रेरी अपना लाइब्रेरी है उतना किसी का नहीं। उसमें हम चाहते ना तो उसमें और भी सीट बना सकते थे, लेकिन काफी कंफर्टेबल बनाए कि विद्यार्थी को जो है यानी एक घुटन सा महसूस ना हो। यहां पर का जो सिंगल रूम डबल रूम होता है उसमें तो घुटन सा महसूस होता है, समझ गए। हम भी अपना जीवन का अधिकतर समय सिंगले रूम में गुजारे हैं, समझे। तो सिंगल रूम तो इतना छोटा, जितना बड़ा लेटरिंग रूम होता है गांव घर में हम लोग का, उतना ही बड़ा पटना में सिंगल रूम होता है। नहीं, सिंगल होता है, समझे। सिंगल रूम में हम अपने जीवन का अधिकतर समय गुजारे, समझे। लगभग 6-7 साल तक सिंगल रूम में रहे हैं, तो सिंगल रूम में रहने का अनुभव है हमको। तो मन नहीं लगे ना तो लाइब्रेरी में एडमिशन लेकर के जाकर के पढ़िए, समझे। फी है देखिए 300, 400, 500, हर एक माल 300, 400, 500। मतलब कोई शिफ्ट 300 है, कोई 400 है, कोई 500 है, शिफ्ट के अनुसार है, समझे। आए क्या ऑल शिफ्ट कितना है जी? 1200। ऑल शिफ्ट 1200। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। एक बार जोड़ के देखिए, सुनिए। ये लड़का बोला बहुत महंगा है, ठीक है। देखिए सुनिए, एगो बात बताते हैं। अरे हल्ला मत, हल्ला नहीं। एक बात थोड़ा सा आप सुनिए, समझिए। देखिए आप जो है चाय पटना का लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट पीता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पीते हैं आप नहीं पीते, मैक्सिमम स्टूडेंट पीता है। एक चाय का कीमत आज के डेट में 10 रुपया। 10 रुपया। अच्छा चाय पीजिएगा तो, गंदा चाय पीजिएगा तो 7 रुपया में मिल जाएगा, 8 में मिल जाएगा, लेकिन अच्छा चाय 10 रुपया। देखिए एगो चाय के बराबर आपका लाइब्रेरी का खर्च है, समझ गए। आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, लाइब्रेरी का फी 300, 400, 500 शिफ्ट अनुसार है, ठीक है। मान करके चलिए कि 400 रुपया ही है, 400 रुपया है, और आप 30 दिन लाइब्रेरी में रहिए, 30 दिन का 40 रुपया है, 30 दिन का 400 रुपया है, 30 दिन का 400 रुपया एवरेज में मान लीजिए, क्योंकि 300 भी है, 400 भी है, 500 भी है, तो एवरेज मानिए, बीच वाला को मानिए 400 रुपया। 400 रुपया में आप 30 दिन पढ़ रहे हैं, और 30 दिन आप एसी में बैठकर पढ़ रहे हैं, और बुक फैसिलिटी के साथ आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारा बच्चा को तो इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो पूरा एनसीईआरटी सीरीज खरीदे, नहीं होता है पैसा। स्टूडेंट लाइफ हम भी गुजारे हैं, समझ गए। और जिस फैमिली से आप आते हैं, हम भी उसी फैमिली से आते हैं, किसान फैमिली से हम भी आते हैं। यहां पर मैक्सिमम बच्चा किसान फैमिली से आते होंगे, समझ गए। तो किसान के बच्चा को उतना पैसा नहीं होता है कि वो 72 को बुक खरीदे, रंग बिरंग का बुक खरीदे और पढ़े, समझ गए। तो थोड़ा सा आप जोड़ घटा गुना भाग करके देखिए। 400 भागा 30 कर दीजिए, 400 भागा 30 कीजिए, कितना होता है? कितना? 13 रुपया समथिंग पैसा। एक चाय आप पीते हैं, और अगर सुट्टा पीने का आदत है, 20 रुपया एक बार में खत्म, एक बार में खत्म। मुश्किल से 5 मिनट चलेगा एक चाय और एक सुट्टा, उससे ज्यादा देर नहीं चलेगा। 5 मिनट में 20 रुपया आपका खत्म। और यहां पर देखिए 5 घंटा पढ़ने का आपको मौका दिया जा रहा है, 5 घंटा 13 रुपया में। एक दिन में 13 रुपया पे कीजिए और 5 घंटा आप पढ़िए, एसी वाला रूम में पढ़िए, सारा बुक फैसिलिटी के साथ पढ़िए। इससे ज्यादा सुविधा और क्या दिया जा सकता है, समझ गए। इससे सस्ता नहीं हो सकता है, इतना स्पेसियस जो है नहीं हो सकता है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। जितना बेहतर पॉसिबल था उतना बेहतर हम किए हैं। इसका फायदा आप लोग उठाइए। आप जो है बहुत सारा लाइब्रेरी ऐसा है जहां पर 200 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 300 में भी एडमिशन हो जाएगा, 400 में भी एडमिशन हो जाएगा, 250 में भी एडमिशन होगा। लेकिन उसका स्पेस देखिए, वहां का इन्वायरमेंट देखिए, वहां का फैसिलिटी देखिए।
सब चीज देखना न होता है जी। पैसा सब जो तय किया जाता है फैसिलिटी के अनुसार तय किया जाता है। और आपको लग रहा होगा कि लाइब्रेरी से सर कमा करके तो करोड़पति हो जाएंगे, लाइब्रेरी से कमा करके हम लाखोंपति महीना में नहीं बन पाएंगे, समझ गए। लाइब्रेरी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है और चलाते हैं। छोटा वाला भी लाइब्रेरी है, छोटा वाला लाइब्रेरी तो बहुत दिन से है, वो लाइब्रेरी भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। और ये भी लाइब्रेरी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। लाइब्रेरी हॉस्टल नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम चलाते हैं, ये मेरे बिजनेस का रूल है, समझ गए। और वहां पर अभी तो ओपन कर दिए हैं, खड़मास था, खड़मास या मलमास चल रहा है, कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। पंडित जी से पूछे थे हम, पंडित जी बोला कोई भी शुभ काम अभी नहीं हो सकता है। लेकिन जानते पिछले 3 माह से लाइब्रेरी का रेंट लग रहा था। यहाँ का रूम ओनर सब सोचिए कैसन होता है कि लाइब्रेरी बना करके दे दिया, मतलब सिर्फ जो है दीवार ऐसे करके दे दिया जैसे है, उसमें पेंटो करवाना पड़ा, उसके बाद जो है उसमें सब चीज अपने से करवाना पड़ा, टोटल चीज करवाना पड़ा। तो उसमें तो टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। रूम ओनर को होना चाहिए कम से कम 3 माह काम करवाने में लगा है, तो 1.5 माह उसे है 1.5 माह हमसे, लेकिन 3 माह का पैसा लिया है, समझ गए। तो मुफ्त का पैसा गया है मेरा, 3 माह तो मुफ्त का पैसा गया है। तो खड़मास या मलमास जो भी था वो पंडित जी समझाया था, उतना याद रहता है नहीं। लेकिन पंडित जी बोले थे कि जो है रक्षाबंधन तक जो है कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता, कोई भी पूजा नहीं हो सकता है, शुभ पूजा नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा कीजिए, अपना ओपनिंग कर लीजिए, अपना ओपनिंग कर लीजिए, बाद में जाकर के अपना पूजा वूजा लाइब्रेरी का करवा दीजिएगा। कहे कि बोले पंडित जी को कि 3 महीना से महाराज पैसा दे रहे हैं रूम ओनर को, समझे। तो बोला 1 अगस्त से कर लीजिए, फिर बाद में पूजा वूजा करवाइएगा, तो पूजा वूजा बाद में होता रहेगा, समझे। तो जो है पढ़ने उड़ने में अगर मन नहीं लगे, अब पढ़ने वाला लक्षण नहीं हो, अब पढ़ने वाला दोस्त नहीं रहे आपके पास, अगर आप सिंगल हो तो आप जाइए लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, पढ़ने का आदत लग जाएगा। है मारेंगे मुंह तोड़ दें। डबल अगर अभी है तो जीवन में सफल हो पाइएगा, मारेंगे। अभी डबल मत होइए, बताइए हम अभी तक डबल हुए हैं जो आप होने के लिए धड़फड़ा रहे हैं। सिंगल रहिए, सिंगल। लाइब्रेरी का वीडियो टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, कितना सुंदर है। हाँ चलिए आइए आइए आगे। और आंसर बोल रहे हैं। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन 1192 में आया था जी, तराइन के द्वितीय युद्ध के समय में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? 15 मार्च 1206। किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? अल-बरूनी। किसने किया है? अल-बरूनी ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? प्रथम इक्ता प्रदान किया था, प्रथम जागीर प्रदान किया था। इक्ता का मतलब जागीर, अख्ता का मतलब जागीर। यहां पर अख्ता ने इक्ता होगा, इक्ता कर लीजिए, इक्ता, इक्ता। इक्ता का मतलब जागीर, इक्ता का मतलब क्या? जागीर। और जागीर का मतलब भी नहीं समझते हैं तो जागीर का मतलब भूमि का टुकड़ा, जागीर का मतलब भूमि का टुकड़ा, और भूमि का टुकड़ा भी नहीं समझते हैं, मारा है। तब जाइए गाय भैंस चराइए। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याग, जुलाहा सब। ए और बी दोनों। आंसर सी, 28 का सी, आंसर सी, ए और बी दोनों।
आगे, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऐसा नहीं हुआ था। मोहम्मद गौरी के समय ऐसा थोड़े हुआ, नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी के समय ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जाकर हुआ था इल्तुतमिश के समय। किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय पंजाब से लेकर बंगाल एक केंद्रीय सत्ता के अधीन आ गया था। मोहम्मद गौरी के समय ऐसा नहीं हुआ था। यही गलत है, यही आंसर होगा। बाद बाकी था परिणाम। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम एज इट इज पूछा था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें सभी, इनमें सभी, इनमें सभी, सब नाम से जाना जाता है उसको। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? आए? मोहम्मद गौरी, हाँ, पंजाब के खोखर, पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता, बाद के दिनों में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? वीए स्मिथ। किसका है? वीए स्मिथ। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध ना? जवाबित थे। जवाबित एक प्रकार का राज्य कानून था। क्या था? राज्य कानून। चंगेज खां का मूल नाम? तेमुचीन। क्या था? आगे दिल्ली सल्तनत को पढ़ाते हुए चंगेज खां के विषय में बताएंगे। ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, ईश्वर का श्राप कहता था, समझ गए? और चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था, और मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल लोग अपनी मां को छोड़कर बाद बाकी महिलाओं के साथ बड़ी क्रूरता वाला व्यवहार अपनाता था मंगोल आक्रमणकारी, समझ गए? आगे बताएंगे हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाते हुए। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर। किसने स्थापित किया? महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हाँ, हिंदू शाही। किसके विरुद्ध? हिंदू शाही। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदू शाही राज्य की स्थापना किसने, हिंदू शाही राज्य की राजधानी वे हिंद या अहिंद? महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था ना जी? महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध ना? हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? कौन किया था? जयपाल। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा के लेखक बताए थे ना जी, लिखाए थे ना जी। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। कौन बना? लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित? रिपीटेड क्वेश्चन न है जी। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया?
मतलब सती प्रथा का भयानक भयानक चित्रण किसने किया? इब्न बतूता। किसने किया? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने किया। काम खत्म, चौथा चैप्टर खत्म। चलिए, क्लास तो लगाने नहीं है आता है, लगा दिए। अच्छा, आगे ही क्लास को काट करके नया सब्जेक्ट नया चैप्टर के नाम से लगा सकते हैं। रुकिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आता है, आता है। कितना टाइम लगता है? कितना? 2-3 मिनट लगा लीजिएगा। चैप्टर का नाम सुनिए आप। इधर देखिए, दिल्ली सल्तनत। देखिए, देख रहे हैं? देखिए, ऐसे लिखिएगा जैसे लिख रहे हैं। पिछले दिन जानते हैं 5 से 7 एसआई बैच में भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ा रहे थे। स्टाफ क्या लगाया जानते हैं? भागती और सूफी आंदोलन। दिल्ली सल्तनत ऐसे लिखना है, देख लिए? हाँ, आए? यही लगा हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर नहीं लगा है, सब लिखा हुआ है। दिखाइए क्या क्या लिखे हुए हैं, दिखाइए 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 दिखाइए। दिल्ली सल्तनत, ये लगा हुआ है। अरबी मुसलमानों का आक्रमण हो गया, लाइव चल रहा है, ये चल रहा है, अब लगेगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म कर दीजिए। ऑनलाइन वाले लोग सुनिए, ऑफलाइन तो नहीं जाइएगा कहीं। ऑनलाइन वाले लोग सुनिए, ये जो सेशन था क्वेश्चन आंसर का सेशन था, खत्म हो गया है। आगे जो है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5 है दिल्ली सल्तनत। तो अगला सेशन 6 बजे से लगा हुआ है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत ये सेशन कटेगा, फिर से तुरंत लाइव होगा, और उस नए सेशन में आप लोग जुड़ जाइए। ऐसा नहीं पिकनिक मनाने आप कहीं और चल जाइएगा, नानी गांव और, ठीक है? कहीं नहीं जाना है। क्वेश्चन आंसर के सेशन को काट दे रहे हैं, नया सेशन लगवा रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और फिर आप जुड़ जाइए। काट करके नया सेशन लगा दीजिए, तो कहीं जाना नहीं है। ऑनलाइन वाले लोग तुरंत फिर से ऑनलाइन हो जाइए। अब तो ये इतना बार हुआ है, ट्रेंड हो गया होगा नहीं जी? ट्रेंड नहीं हुआ होगा अब तक? अरे विद्यार्थी सब ट्रेंड हो गया होगा।